हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ में लेक्चर सेकंड करने वाले हैं, दैट इज़ रिवर सिस्टम, लेक्स एंड वाटरफॉल। तो जो इंडिया का रिवर सिस्टम है दैट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, यानी दो हिस्सों में वो डिवाइडेड है। एक है हिमालयन रिवर्स, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जो ग्लेशियर से वाटर लेती हैं और पेरिनियल इन नेचर है, यानी पूरा साल बहती हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स हैं जो मोस्टली रेनफेड हैं और जो पानी है वो उसमें सीजनल होता है, मतलब कई बार ड्राई भी हो जाता है, थ्रू आउट नहीं रहता है उसके अंदर पानी। ठीक है। और एक और बात जो पेनिनसुलर रिवर में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो दो में डिवाइडेड हैं। एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये कैसे? जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके अंदर जो रिवर्स अरेबियन सी में जाके गिरती हैं और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, उनको कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं उन्हें कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? अरेबियन सी में हो जाएगा नर्मदा, तापी, और बे ऑफ बंगाल में मोस्टली हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, आपकी गोदावरी, कृष्णा, और साउथ इंडिया की जो जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे सुबर्णरेखा भी हो सकती है, आपकी कावेरी हो सकती है, तो वो सारी। ठीक है। आगे हम उनको इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज का मैंने जैसे बताया, गेट्स वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से जो मानसून में होती है। और जो हिमालयन ड्रेनेज है वो बेसिकली तीन मेजर रिवर सिस्टम्स में डिवाइडेड है। एक है इंदस रिवर सिस्टम, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्रा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंदस रिवर सिस्टम से। तो आपको ये नदी दिख रही होगी, ये है हमारी इंदस। ठीक है। तो जो इंदस है वो निकलती है बोकार्चू ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत रीजन में है, यानी यहाँ पे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है लेक मानसरोवर, तो इसके पास एक बोकार्चू ग्लेशियर है, उसके वहाँ से निकलती है। और ये जो रीजन है वो तिब्बत रीजन है, चाइना के अंडर आता है, बट इस रीजन को क्या बोलते हैं? तिब्बत रीजन। ठीक है। तो इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोकार्चू ग्लेशियर, तिब्बतन रीजन में। फिर जो रिवर है वो लद्दाख और झस्कर रेंजेस से फ्लो करती है और डीप गॉर्जेस को बनाती है। अब इसका मतलब क्या है? हमने पहले हिमालयस किया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने हिमालयस किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर झस्कर रेंज है। तो ये लद्दाख और झस्कर रेंज के बीच से बहती हुई जाती है और डीप गॉर्जेस बनाती है। गॉर्जेस मैंने पहले भी बताया था कि रनिंग वाटर से बनने वाला एक लैंडफॉर्म है, जो रिवर जब बहती है तो इरोजन करती हुई जाती है, तो वो गॉर्जेस बनाती है। तो डीप गॉर्जेस बनते हैं इंदस के फ्लो की वजह से। ठीक है। अब जो रिवर्स हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, कौन सी रिवर है। ठीक है। हिमालयन है कि पेनिनसुलर है, ठीक है, किस डायरेक्शन में बहती है, इतना तो डेप्थ में वो नहीं जाने वाले। बट एक चीज़ जो वो पूछ सकते हैं वो है ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज हम इंदस की देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज में आती है शोक, गिलगित, झस्कर, झस्कर जो रेंज है उसी के नाम पे, उसके बाद हुंजा, नुब्रा, शिगार, गस्तिंग, द्रास। ये नाम आपको एक बार रीड कर लेने हैं, फेमिलियर हो जाना है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्रैम करें, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आगे है, जो कि है हमारा पंचनद। अब पंचनद क्या है? 5 रिवर्स है। ठीक है। 5 रिवर्स जिन्होंने मिलकर बेसिकली पंजाब का जो है ना रीजन बनाया है। तो पंजाब से ये बहती है और पंजाब के एरिया को ये फर्टाइल बनाती है, क्योंकि वहाँ से हिल रीजन्स में से वो इरोजन करती हुई चलती है और फिर जाके एलुवियल सॉइल का वहाँ पे अच्छा डिपोजिशन करती है, जिसकी वजह से पंजाब में कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्रॉप्स की। तो बहुत फर्टाइल सॉइल वहाँ का है। तो ये 5 नदियों के नाम पर बना है पंजाब। ठीक है। तो पंचनद कहते हैं इन 5 रिवर्स को। तो कौन सी वो रिवर्स हैं? वो है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पंच नद है वो मिलकर इंदस से कहाँ पर मिलता है, वो है मिठानकोट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिठानकोट। तो मिठानकोट में जाकर ये जो सारी रिवर्स हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो पंच नद कौन सी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और ये पंचनद मिलती कहाँ पर है, इंदस रिवर से। इंदस रिवर से कहाँ पर मिलते हैं, मिठानकोट में, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और उसके बाद मिठानकोट से आगे जब जाती है रिवर, तो वो जो वाटर अपना ड्रेन करती है, यानी अपना माउथ कहाँ पर फॉर्म करती है इंदस, वो करती है अरेबियन सी के कोस्ट पर। ठीक है, तो जाके वो गिरती है अरेबियन सी में। ठीक है, अभी ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट आप समझ जाओ कि इंडिया के यहाँ पे ये इंडिया है। तो अगर ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो कौन से सी में जाके गिरेगी, अरेबियन सी में। ठीक है, कराची के पास पाकिस्तान के अंदर ये जाकर गिर जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, तो इंदस का क्या याद रखना है कि एक तो वो बोकरचू ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, उसकी जो ये 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और ये पंचनद बनाती हैं और कहाँ पर जाकर मिलती हैं, मिठानकोट पे। इतना इंदस में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको इंदस के बारे में याद करना है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिवर पर, जो है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है ये इंडिया का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा इंडिया का, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ा था ना, नॉर्थ प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो ग्रेट प्लेन्स को गंगा रिवर सिस्टम ही जो है वो ड्रेन करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पानी है, जो फर्टिलिटी, जो फर्टाइल सॉइल है वो प्रोवाइड करती है, वो गंगा रिवर सिस्टम करती है। ठीक है, उत्तराखंड से बहती हुई, ठीक है, फिर यूपी से बहती हुई, बिहार में बहती हुई जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर जाके अपना वाटर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। पर उससे पहले वो मिलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। ठीक है, तो हमें याद करना है कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा का नाम गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, पर जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसका नाम यहाँ से मिला ज़रूर है, पर एक्चुअल जो रिवर गंगा है वो फॉर्म होती है पंचप्रयाग से पानी लेने के बाद। अब ये पंचप्रयाग क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, व्हेन भागीरथी कंबाइंस विद अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग पे, तब उसको गंगा बोलते हैं। तो उससे पहले ना 5 प्रयाग, देवप्रयाग 5वां प्रयाग है, इससे पहले 4 प्रयाग और बनते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, DAV, ठीक है, ये भी मैं लिख रही हूँ तो ध्यान से देखना, DAV, NAN, उसके बाद है आपका PAK, MAR, और है ABD। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो आपको याद रखना जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं ना, वो हमारे प्रयाग बना रहे हैं। तो पहला है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। फिर है आपका नंद प्रयाग। ठीक है, क्या है, नंद प्रयाग। उसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग। उसके बाद है रुद्र प्रयाग। उसके बाद है आपका देव प्रयाग। अभी क्या पढ़ा था आपने कि भागीरथी और अलकनंदा, तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देव प्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले आपका धौली गंगा, कौन सी गंगा, धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, आपकी नंदाकिनी अलकनंदा से, ये जो ए है ना इसका ध्यान में रखना है कि अलकनंदा ही रिवर है। ठीक है, तो आपकी नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग पे। फिर पिंडार गंगा अलकनंदा से मिलती है कर्ण प्रयाग पे। फिर आपकी मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पे, और लास्ट में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग पे। तो ये 5 प्रयागों से होता हुआ पानी, यानी अलकनंदा इनमें कॉमन है। और लास्ट जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, इसको पॉज करके वापस से देख सकते हो। ठीक है, VNKRD। तो ये जो इनिशियल वर्ड्स है ना, मतलब ये जो मैंने छोटे से बनाए हैं 3 वर्ड्स के,
तो ये इनिशियल्स हैं उनके। तो अगर इनको बार बार ध्यान में करोगे ना, मतलब रीड करोगे, तो आपको मतलब रिकॉल करने में आसानी होगी, क्योंकि नाम आप याद रख सकते हो। ए तो अलकनंदा के लिए, ठीक है। बस फिर याद आप प्रयाग के नाम पढ़ोगे बार बार, उसके बाद देखोगे कि हाँ, वी स्टैंड्स फॉर विष्णु प्रयाग, एन स्टैंड्स फॉर नंद प्रयाग, के स्टैंड्स फॉर कर्ण प्रयाग, आर स्टैंड्स फॉर रुद्र प्रयाग, डी स्टैंड्स फॉर देव प्रयाग। तो ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि नाम याद होने में आसान है, बट ना वो आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आप नहीं पहचान पाओगे कौन सा प्रयाग पे कौन सी रिवर मिलती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और ट्रिकी एरिया से जो है ना एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। फिर अब हमें पता चल गया देवप्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और गंगा फॉर्म करती है। तो अब हमारी गंगा बन गई है। तो गंगा की हम एक बार लेंथ देख लेते हैं, वो है 2525, यानी 25 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे 2525 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज, जैसे मैंने बोला सारी रिवर्स में एक तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यानी उनका ओरिजिन कहाँ से है, और उनका माउथ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। माउथ यानी जहाँ पे वो पानी अपना डाल रही है, ठीक है, ड्रेन कर रही है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज में कौन सी है उनकी, यहाँ से देखना है आपको। पहली है रामगंगा, गंगा की रामगंगा, ठीक है, गोमती, फिर घग्गर, फिर गंधक, फिर कोसी, फिर महानंदा, ठीक है। कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंधक, कोसी, महानंदा, ठीक है। और जब ये गंगा आगे जाकर बांग्लादेश में मिलती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, गंगा का ही नाम, ठीक है। पर उससे पहले पद्मा पे बाद में जाएंगे, क्योंकि ये फिर जमुना से भी मिलेगी, जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। पर उससे पहले आप याद करो बार बार, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, सॉरी घाघरा, घग्गर हरियाणा में बहती है, ध्यान में रखना, क्योंकि घग्गर और घाघरा में ना कंफ्यूज होते हैं। तो घाघरा है आपकी हरियाणा में, और घग्गर है आपकी हरियाणा में, ये घाघरा है, ठीक है, घग्गर घाघरा, ठीक है। तो उसके बाद है गंडक, उसके बाद है कोसी, उसके बाद है महानंदा, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो है और गंगा रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब लेफ्ट बैंक कैसे, मान लो आप गंगा हो, अपने आप को गंगा की जगह इमेजिन करो, तो आपके लेफ्ट में तो है ये वाली रिवर्स, और उसके बाद राइट में है यमुना, ठीक है। तो याद रखना है, गंगा से लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज का भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा मैंने PYQ में एक आधा क्वेश्चन देखा था, तो उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसकी राइट और लेफ्ट ज़रूर कर लेना, बाकियों की करो ना करो, पर इसकी राइट और लेफ्ट कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। अब यमुना की भी एक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यमुना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, ठीक है। यमुना दिल्ली से पास होती है, ठीक है, नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है हरियाणा और यूपी के बीच में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। और स्ट्रेंजर्स पार्ट इसके बारे में फैक्ट बता देती हूँ आपको साथ के साथ ही, कि 2% यमुना दिल्ली से बहती है, बट 76% जो वेस्ट है ना इसके अंदर, वो दिल्ली से ही रिलीज़ होता है, यानी सिर्फ 2% हिस्सा यहाँ से बहता है, और 76% इसके अंदर वेस्ट जो है वो दिल्ली से जाता है। तो आप देख लो यमुना की हालत, इलेक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, टॉपिक रहता भी है, ठीक है। तो यमुना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो क्या पता करंट अफेयर्स में मतलब हो, और फिर एग्जामिनर के दिमाग में हिट कर जाए और वो क्वेश्चन बना दे। तो यमुना ऐसे याद रख लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना हम सोचते हैं कि ऐसे याद, मतलब कैसे याद करें, तो ऐसी जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऐसी जगह, मतलब ऐसे क्वेश्चन और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को ना एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट बताती हूँ ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए, एटलीस्ट 76%, 2% वो याद रहे ना रहे, पर आपको याद रहेगा कि हाँ यमुना कहाँ से बहती है, हरियाणा और यूपी के बीच में से, दिल्ली से पास होती है, ठीक है। और किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपकी गंगा की, ठीक है। फिर यमुना की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल, ठीक है। चंबल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवाइंस, ठीक है, फॉर्म करती है, ठीक है। बीहड़ जो आप बोलते हो ना, चंबल का बीहड़, ठीक है, उसका टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे ना, मतलब आप समझो छुपा जा सकता है, तो रिवाइंस बोलते हैं उनको, तो रिवाइन फॉर्मेशन होती है। चंबल इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जैसे जवाहर सागर, गांधी सागर, प्रताप सागर, ठीक है, ऐसे डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस पर एक सैंक्चुरी भी है, चंबल सैंक्चुरी भी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके घड़ियाल जो रहते हैं, घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल एक आपको पता है ना क्रोकोडाइल जैसा सही होता है, तो घड़ियाल
तो चंबल सेंचुरी में रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है और गंगा गंगोत्री से, अगल बगल है, उत्तराखंड से ही ये दोनों निकलती हैं। ठीक है, हो गया इसके बारे में इम्पोर्टेंट। उसके बाद दामोदर। दामोदर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर दामोदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ठीक है, दामोदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो दोबारा से कर लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और राइट बैंक कौन सी है? यमुना, सोन और दामोदर। ठीक है, यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? वो है चंबल। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमें। उसके बाद गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी तो उसको बोलेंगे पद्मा। क्या बोलेंगे? पद्मा। ठीक है, अब बात करते हैं जो लेंथ है सबसे ज़्यादा गंगा रिवर की, वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बहती कौन कौन सी स्टेट से है? वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, प्रयाग में जाके, हाँ, त्रिवेणी फॉर्म करती है। यमुना प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है। ठीक है, प्रयाग बहुत फेमस है, तीर्थराज भी प्रयाग को बोला जाता है, और पहले का नाम इलाहाबाद था। तो कहीं पे प्रयागराज मिलेगा, कहीं पे इलाहाबाद। तो कहाँ पर जाके ये मिलती है वो ध्यान में रखना है। यमुना गंगा से जाकर मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, चंबल इंपॉर्टेंट रिवर है, मैंने बताया था। घग्गर मापचांगू ग्लेशियर से निकलती है, ये भी तिब्बत रीजन में। ठीक है, हाँ, कोसी एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, कोसी के बारे में बता देती हूँ। ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई पहाड़, मतलब कोई रिवर बह रही थी पर अचानक से उसके सामने ना कोई ऐसे बैरियर खड़ा हो जाए। ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो जाए किसी चीज़ की उसके सामने, तो वो क्या होगा कि रिवर क्या है ना, अपना वो बदलेगी रास्ता। ठीक है, बट जो कोसी है वो अपना रास्ता नहीं बदलती, वो इसी जो अपलिफ्टमेंट हुआ है ना उसको काट के अपना रास्ता बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बारिश में ना इसमें बहुत पानी आ जाता है, और इसके पानी भरने की वजह से ना ये अपना कोर्स भी बहुत चेंज करती है। कोर्स यानी जो रास्ता बहने का है, जिसकी वजह से ना बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आती है। ठीक है, तो बिहार की बंगाल, इसे सौरव बिहार भी बोलते हैं कोसी को। ठीक है, तो ये अपना ना रास्ता बहुत बदलती है। ओके, और कोई भी रिवर अगर अपना रास्ता बदलेगी तो आपको पता है फ्लडिंग बहुत होगा, इकोनॉमिक लॉस बहुत होगा, लैंड जो है उसका बहुत लॉस होगा, जिसकी वजह से कल्टिवेशन, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि रिवर अपना जो वो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, और वो बार बार अपना कोर्स चेंज कर रही है, तो वो जहाँ पे सेडिमेंट्स जमा करेगी वो फर्टिलिटी तो देता है, बट ऑल्सो ना फ्लड होता है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड है उसको डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, पानी भरने की वजह से खेत खराब हो जाते हैं। ठीक है, एक रामगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गढ़वाल हिल से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, और एक और बात जो रामगंगा के बारे में इम्पॉर्टेंट है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, नेशनल पार्क्स आगे करेंगे तो उसमें फिर से पढ़ेंगे, तो रामगंगा के ऊपर ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर करके पढ़ते रहेंगे तो रिटेन करना, ठीक है, रिटेंशन बढ़ेगा, रिटेन करना इजी होगा। ठीक है, फिर एग्जाम में ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बार बार सुनोगे तो जाएगा, और तभी आप रिकॉल करके ना आंसर टिक कर पाओगे। मैंने आपको पंचप्रयाग पहले ही पढ़ा दिए। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे प्रयागराज में यमुना मिल रही है। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरीज है, ये मैप है, एक बार पॉज करके आप इस मैप को भी अच्छे से देख सकते हो। अब हम मूव करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। ठीक है, हाँ, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिनेट होती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर के पास से। ठीक है, कैलाश रेंज में। अब कैलाश रेंज कहाँ थी? वो हमने देखी थी ना, काराकोरम, लद्दाख, झस्कर। उसके बाद जो तिब्बतन रीजन में थी ना, जहाँ पे मैंने मानसरोवर भी दिखाया था आपको इंदस रिवर के टाइम पे, वहीं पर एक कैलाश रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है ना, नियर ईस्ट ऑफ लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर के पास ही है ये भी ग्लेशियर। ठीक है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर
वहाँ से कैलाश रेंज में है ये, और ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेके वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इंडिया में एंटर करती है गॉर्ज से। जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन कर रहे थे तब हमने ये नाम सुना था ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज, है ना। ब्रह्मपुत्रा एक गॉर्ज फॉर्म करती है और अरुणाचल प्रदेश में वहीं से एंटर करती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, इसको दिहांग नाम दिया जाता है। अब दिहांग नाम, इससे पहले भी आप देखो कि ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में नाम ना ब्रह्मपुत्रा नहीं है, इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। और सांगपो का तिब्बतन में मीनिंग होता है प्योरीफायर, ठीक है। प्योरीफायर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्योरीफायर का मतलब याद रखना, बट आपको ये याद जरूर रखना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम है सांगपो, ठीक है। तो इसको तिब्बतन रीजन में सांगपो बोलते हैं। जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, इसको अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। अब दिहांग याद रखना, क्योंकि दिबांग जो है DIBANG वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। दिहांग ब्रह्मपुत्रा का खुद का नाम है, जबकि दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का नाम है क्या? वेल ने बोला दिहांग ब्रह्मपुत्रा का खुद का नाम है और दिबांग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी का नाम है, ठीक है। अभी दिहांग हो गया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा का एक और नाम मैंने अभी क्या बताया? सांगपो, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बाकी ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा की। वो है तीस्ता, मानस, बराक, सुबनश्री। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। तीस्ता, सनकोश, मानस। मानस इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मानस एक नेशनल पार्क भी है असम में, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मानस नाम से। मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी, नेशनल पार्क भी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी? बार नदी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ सुबनश्री इम्पॉर्टेंट है। भूरी दिहांग, लोहित, दिबांग ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। धनश्री इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़, जैसे गंगा का नाम बांग्लादेश में एंटर होके पद्मा हो जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, बांग्लादेश में एंटर करते ही गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा का भी जमुना हो जाता है, ठीक है। यमुना नहीं, जमुना, ज से जमुना, ठीक है, जमुना हो जाता है। और उसके बाद जब ये गंगा से मिलती है, यानी देखो अभी मैं ढंग से दिखाती हूँ एक और बारी। मानो ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये ब्रह्मपुत्रा, ये गंगा, नाम चेंज हो जाएगा पद्मा और जमुना, ठीक है। दोनों मिलकर अब आगे जब आएंगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेघना। क्या बोलेंगे? मेघना। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा बांग्लादेश में एंटर हुई, नाम चेंज हुआ पद्मा। ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में गई, नाम हुआ जमुना। और जब ये जमुना और पद्मा आपस में मिली तो हो गया मेघना। क्या हो गया? मेघना, ठीक है। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज़ वेल नोन फॉर फ्लड्स, ठीक है, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज लार्ज हैं, ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ओइंग टू हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल कैसे? आप समझो, यहाँ पर मेघालय है और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, मौसम राम। और पहले था चेरापूंजी, पहले मौसम राम ही था, ठीक है, फिर पहले चेरापूंजी था, फिर मौसम राम हुआ, अब वापस से चेरापूंजी हो गया, ठीक है। तो हाईएस्ट रेनफॉल यही वाला रीजन जो है इंडिया का वो रिसीव करता है। तो अब आप समझ लो कि हैवी रेनफॉल होगा तो नदी में पानी भी ज़्यादा होगा। और मेघालय के अलावा भी जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है ना, बे ऑफ बंगाल की जो मानसून की ब्रांच है, मानसून अगर कभी डिटेल में पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि एक तो अरेबियन सी ब्रांच होती है
ऑफ विंड्स, और एक होती है बे ऑफ बंगाल जो मॉइस्चर कैरी करती हैं, और फिर जब वो किसी फिजियोग्राफिक जो है बैरियर से टकराती है तो रेनफॉल करती है। ठीक है, तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो ज़्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट रीजन में करती है, और वही जो बादल है ना, जो विंड्स आ रही होती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मॉइस्चर कैरी करके, वो ना यहाँ पे जो मेघालय मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक प्लेट्यू में, जब पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन बताया था, नॉर्थ ईस्ट में है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के नाम से। तो ये तीनों पहाड़ के बीच में ना एक मतलब एक फनल शेप फॉर्म करते हैं, तीनों आपस में है ना ऐसे हैं, तो इनके बीच में ना फंस जाते हैं वो बादल एक तरीके से। अभी मतलब ऐसा इमेजिन करना पॉसिबल नहीं, बट आप समझो। ठीक है, पढ़ाते टाइम हम ऐसे समझाते हैं कि ये इनके बीच में ना फंस जाते हैं बादल, और जब तक बारिश नहीं करते तब तक, क्योंकि जो बादल हैं वो हैवी हैं, जब तक उनमें पानी है, ठीक है, मॉइस्चर है, जैसे वो रेनफॉल करेंगे उसके बाद वो लाइट होते हैं, और फिर वो है ना थोड़ा और रेज होंगे, और उसके बाद ही वो जा सकते हैं। ठीक है, असेंड करेंगे उसके बाद ही वो वहाँ से इन माउंटेन के उनसे निकल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने का रीज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लड करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। एक और चीज़ जो ब्रह्मपुत्र के बारे में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया में एक रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड यानी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है, ठीक है, आसाम में, जिसका नाम है माजुली। क्या है, माजुली आइलैंड। ठीक है, इसको 2016 में 2016 में इस आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, असम की एक डिस्ट्रिक्ट ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया है 2016 में, माजुली। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है। आइलैंड्स हमने मोस्टली सुने ना, सीज में, ओशंस में होते हैं, पर ये रिवर पे भी एक। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट भी है वर्ल्ड का, माजुली आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है, माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। अगर आता है कि माजुली आइलैंड कौन सी रिवर पर है, तो वो ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, और ये डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है इन 2016। ठीक है, आगे अब हम मूव करते हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर्स पर। ठीक है, तो जो हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज़ ओल्डर देन द हिमालयंस। अब ओल्डर देन क्यों है, क्योंकि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन भी पुराना है। ठीक है, हिमालय से बहुत पुराना फॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो पुराना होगा। ठीक है, ये रिवर सीजनल है। सीजनल मैंने बताया था जब डिफरेंस ही बता रही थी मैं, मतलब इनिशियली जब रिवर सिस्टम में पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि दो हैं, एक हिमालयन है, एक है पेनिनसुलर। हिमालयन क्या है, पेरिनियल है। और पेरिनियल क्यों है, सारा साल उसमें पानी क्यों रहता है उसकी रिवर्स में, क्योंकि उसको दो तरीके से पानी मिलता है, एक तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से, और एक मिलता है रेन की वजह से। ठीक है, रेन फेड भी है उसकी रिवर्स, और पेरिनियल इस वजह से है क्योंकि ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से भी पानी मिल रहा है। तो दो सोर्सेज से उसको अगर पानी मिलता है तो इसलिए वो पेरिनियल है, यानी मतलब उसमें सदाबहार नहीं, सदाबहार तो फॉरेस्ट में होगा, बट हाँ सारा साल उसमें पानी रहता है, इन शॉर्ट आप समझो। ठीक है, सीजनल। अब पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो एक जगह से आता है, दैट इज़ रेन फेड। ठीक है, पानी यहाँ पर बारिश के थ्रू ही आता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है, और ये जो इतना एरिया है ना, ये थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा एरिया, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, डिस्चार्जिंग द वाटर इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, अब समझो कि जो पानी है ना पेनिनसुलर का, माउथ यानी जहाँ पर वो वाटर कोई रिवर ड्रेन करेगी, तो वो अरेबियन सी में डिवाइडेड है और बे ऑफ बंगाल में डिवाइडेड है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। ये अरेबियन सी में जो पानी अपना जाकर गिराएंगी वो अरेबियन सी की कहलाएंगी और वेस्ट फ्लोइंग पे कहलाएंगी, और जो बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी गिराएंगी वो ईस्ट फ्लोइंग कहलाएंगी, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो वाटर डिवाइड अब क्या है, वाटर डिवाइड वो एरिया होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। अब ड्रेनेज बेसिन अगर ब्रॉडली में समझाऊँ तो ड्रेनेज बेसिन ही हो जाएगा जहाँ से जो नदी है ना बहती है, और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहती हैं। ठीक है, एक रिवर है वो बह रही है, ठीक है, मान लो गंगा ही बह रही है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी उसके साथ बह रही हैं, तो ये पूरा एरिया जो है ना ये ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। तो अगर इस ड्रेनेज बेसिन को कोई दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग कहलाना होगा
तो जो उसके अंदर एक छोटा सा उठा हुआ भाग होगा ना, वो उसका वाटर डिवाइड कहलाएगा। तो जो वेस्टर्न घाट है ना, वो मोस्टली ना वाटर डिवाइड का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वाटर डिवाइड का काम करते हैं। ये इसका मतलब। मोस्ट ऑफ द रिवर्स एक्सेप्ट फ्यू फ्लोज ईस्टवर्ड। मोस्टली जो रिवर्स हैं वो आप देखोगे इस वाले मैप में भी, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मोस्टली रिवर्स ना आपके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं। ठीक है, मोस्टली रिवर्स कहाँ पे जाके गिर रही हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में, यानी ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ईस्टवर्ड ही उनका फ्लो है, क्योंकि देखो ज़्यादातर ना निकल भी ना वेस्टर्न घाट के पास से रही होगी। और वेस्टर्न घाट के पास से क्यों निकलेगी? क्योंकि जो अरेबियन सी ब्रांच है ना मॉनसून विंड्स की, वो यहाँ से वेस्टर्न घाट से टकराती है और सबसे ज़्यादा ना यहाँ पे बारिश करती है। अब ज्योग्राफी में ना बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ समझने की कोशिश करो। उसके अलावा भी अगर डाउट है कि मैम ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पर आप समझो हर चीज़ का रीज़न है। यहाँ से बादल टकराएंगे, मैंने बताया ना अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से टकराएगी, यहाँ पर ज़्यादा बारिश करेगी। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश करेगी तो यहाँ से क्या है? रिवर्स निकलेंगी। ठीक है, देखो मोस्टली गोदावरी निकल रही है, कृष्णा निकल रही है, कावेरी निकल रही है, वो यहीं से निकल रही है। ठीक है, महानदी बस एक है जो यहाँ पे आपके इधर से छोटा नागपुर प्लाट्यू के पास से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पेनिनसुलर प्लाट्यू से यहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पास से। ठीक है, वही निकलती है। बाकी मोस्टली गोदावरी देख लो, कृष्णा देख लो, कावेरी देख लो, ये वेस्टर्न घाट की यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि पानी मिलेगा बारिश की वजह से, और इसी की वजह से यहाँ पे जो ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी ब्रांच की वजह से, यहीं पे ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, आगे जब मैं फॉरेस्ट पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, समझो पानी ज़्यादा है इसलिए नदी भी बह रही है, और पानी की बारिश मतलब पानी जो बारिश है वो ज़्यादा हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सदाबहार वन होंगे। ठीक है, समझ गए? आगे अब हम मूव करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी जो अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करेंगी। ठीक है, थोड़ा पॉज करके एक बार ही प्रोसेस करो कि क्या बोला मैंने। ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार देख लो कि हाँ अरेबियन सी कहाँ है, इसलिए मैं बार बार सर्कल करके बता रही हूँ कि कहाँ पे अरेबियन सी, कहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्ट फ्लोइंग सारी की सारी, और ये वेस्ट और ईस्ट लिख देती हूँ ताकि विजुअलाइज करोगे समझ में ज़्यादा आएगा। अरेबियन सी में पानी गिरा रही है। तो एक रिवर है माही। ठीक है, विंध्यन रेंज में से निकलती है और अपना गल्फ ऑफ खंबात में। और हाँ, माही रिवर के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस यानी 2 बार कट करती है। ठीक है, अब 2 बार ही कट करने का मतलब क्या है? ये जाके कुछ कट नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअली में किसी चीज़ को कट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना लैटिट्यूड जो है वो इमेजिनरी लाइन्स है, यानी मतलब अर्थ को ज़्यादा समझने के लिए, बेटर समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ लाइन्स ना ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर दिए, यानी अर्थ का एक मॉडल बना लिया है, उसके ऊपर हमने इमेजिनरी लाइन्स अपने स्टडी के लिए बना लिए। ठीक है, तो उनमें से एक लैटिट्यूड है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, वो है। तो ये इस 23 डिग्री हाफ नॉर्थ को 2 बार, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, और ये रिवर जाके कहाँ गिरती है? माही रिवर गल्फ ऑफ खंबात में। अब गल्फ ऑफ खंबात का है वो देखो आप। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है ना, इसको यानी आप देखो इस वाले मैप में, इस वाले ड्रॉ वाले में दिखाती हूँ, ये जो है ये है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, और जो ये है गल्फ ऑफ कच्छ। हाँ, तो गल्फ ऑफ खंबात में जाके माही जो है अपना पानी गिराती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ अमरकंटक प्लाट्यू। वेस्टर्न फ्लैंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो अमरकंटक प्लाट्यू से निकलती है। यहाँ पे एक प्लाट्यू है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एक तावा। ठीक है, तावा, और एक तावा लेक है जहाँ से ये निकलती है, तावा रिजर्वायर। ठीक है, एंड फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होता है वो समझ लो। ये मैं एक बार इरेज कर दूँ।
तो मान लो ये एक उठा हुआ पार्ट है, ब्लॉक माउंटेन है ये एक ब्लॉक माउंटेन है। इसके बीच में जो एरिया है ना, जो नीचे धंसा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। अब इसका फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ोगे तब पता चलेगा, फॉल्टिंग की वजह से डेवलप होता है। यानी दो जो पार्ट हैं, ब्लॉक है और किसी लैंडमास के, वो ऊपर रह जाते हैं होस्ट के रूप में, और एक जो पार्ट है वो नीचे धंस जाता है बीच में से, उसको बोलेंगे रिफ्ट वैली, ठीक है। इसका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में मतलब है, बट अभी के लिए आप समझो कि एक ब्लॉक माउंटेन यहाँ है, एक ब्लॉक माउंटेन यहाँ है, उसके बीच में ना एक वैली है, ठीक है, रिफ्ट वैली उसको बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में, ठीक है। तो रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है। तो इसके ये नर्मदा है, ठीक है, और ये दो माउंटेन्स के बीच से बहती है, और इन माउंटेन्स का नाम क्या है, विंध्यन और सतपुरा, ठीक है। उसके बीच से जो है वो हमारी नर्मदा बहती है। तो विंध्यन ऊपर है नॉर्थ में और सतपुरा है साउथ में, एस से सतपुरा, एस से साउथ, ठीक है। उसके बीच में से जो है वो हमारी नर्मदा बहती है, ठीक है। और सतपुरा के नीचे से एक और रिवर बहती है जिसका नाम है आपका तापी। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है, कि कौन सी दो रिवर मतलब रिफ्ट वैली से बहती है। तो वो रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी, क्योंकि सतपुरा के नीचे भी ना, मतलब देखो दो ये उठे हुए माउंटेन है, उनके बीच में एक रिफ्ट वैली है, सतपुरा उसके नीचे भी ना एक माउंटेन रेंज है, मतलब उनके रीजनल नाम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से नहीं है, बट ये भी एक यहाँ पे भी वैली फॉर्मेशन होगी और उस वैली से जो है वो तापी रिवर जाएगी, ठीक है। तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिवर्स हैं, कौन सी दो रिवर हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है और वो रिफ्ट वैली से भी बहती हैं। तो वो कौन सी है, नर्मदा है और तापी है, ठीक है, नर्मदा है और तापी है, याद रखना है, ठीक है। तो तापी उसके नेक्स्ट ही है। तो तापी जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, ठीक है, वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिनेट होती है, फ्लोज थ्रू साउथ ऑफ सतपुरा, ठीक है, सतपुरा के साउथ से बहती है और ये रिफ्ट वैली से बहती है। देखा, स्पेसिफिक मेंशन है रिफ्ट वैली का, नर्मदा में और तापी में, तो ये याद रखना है। और वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। बाकी और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्मदा और तापी, ठीक है। माही भी याद रखनी है, वो भी वेस्ट फ्लोइंग है। उसके अलावा गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, ठीक है, गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक है मांडोवी, एक है जुआरी, ठीक है। मांडोवी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ना एक वाटरफॉल है, दूधसागर वाटरफॉल, ठीक है। मैंने बताया ज्योग्राफी से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम बनेंगे और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि लोकेशन से ही ज़्यादा बना सकते हैं वो, ठीक है, कि कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पर है, ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, कौन सी स्टेट से फ्लो होती है, या उसकी क्या ट्रिब्यूटरी है, या कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, यहीं से मार्क्स बना सकते हैं और ज्योग्राफी में से क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा बनाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और आप समझो ये एंट्रेंस एग्जाम है तो इतना डेप्थ में वो नहीं जाएंगे। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, और वो हमने मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। तो ठीक है, मंडोवी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर दूधसागर वाटरफॉल है, ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, वो है शारावती। शारावती कर्नाटका में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, ठीक है। और शारावती भी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक और वाटरफॉल है, जॉग फॉल्स, ठीक है। जॉग फॉल्स आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, तो जॉग फॉल वाटरफॉल इसके ऊपर है, शारावती के ऊपर, ठीक है। मंडोवी के ऊपर दूधसागर और जॉग फॉल्स है शारावती के ऊपर, कर्नाटका में जो है, ठीक है। उसके अलावा दो रिवर्स और हैं, जैसे एक है पेरियार और एक है पंबा, वो केरला से बहती है, केरला यहाँ पे केरला में से बहती है पंबा और पेरियार, ठीक है। तो नाम याद रखने हैं आपको मोस्टली, कि वेस्ट फ्लोइंग, इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, चार ऑप्शन दे दे, आपको पहचानना है कौन सी वेस्ट है कौन सी ईस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से नाम इनके देख लो कि वेस्ट फ्लोइंग है माही, नर्मदा, ठीक है। उसके बाद तापी, क्लियर कर देती हूँ एक बार थोड़ा। तो वेस्ट फ्लोइंग के नाम देख लो, माही है, नर्मदा है, तापी है, मंडोवी है, जुआरी है, शारावती है, ठीक है। और केरला के वहाँ से बहती है पेरियार और पंबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो आपसे कोई भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इसके अलावा पूछेगा, ठीक है। आगे अब हम मूव कर जाते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग यानी जो कि बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करेंगे, ठीक है। और वेस्ट टू
ईस्ट बह रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बह रही है। सबसे ऊपर है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैंने बताया था यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, रीजनल नेम्स करवाए थे ना मैंने प्लेट्यू के, तो उसमें मैंने करा था। तो छोटा नागपुर से निकलती है सुवर्ण रेखा, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट के पास से। और अपना वाटर कहाँ ड्रेन करेगी, ओरिजिन का पता चल गया, छोटा नागपुर से ओरिजिनेट हो रही है, और माउथ कहाँ है उसका, बे ऑफ बंगाल, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट रिवर महानदी, ठीक है, महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा, सिहावा इन रायपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ओके। और रायपुर कहाँ पे है, आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। रांची कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है। रायपुर है छत्तीसगढ़ में। तो महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ के वहाँ से निकलती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से, ठीक है। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डैम है, वो है हीराकुंड डैम। कौन सा है, हीराकुंड डैम। और जो महानदी है वो पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट क्यों है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, गोदावरी, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट है कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, और फिर सेकेंड है कृष्णा, और थर्ड है आपकी महानदी। कौन सी है, थर्ड है महानदी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, गोदावरी। गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अभी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, गोदावरी ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर। आपने 12 ज्योतिर्लिंग के नाम सुने होंगे ना, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गोदावरी को याद कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस होता है ना, इसलिए ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ। गोदावरी ओरिजिनेट्स नियर त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है त्र्यंबकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम देख लेते हैं। एक है प्रवारा, मूला, मंजरा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेंच। अब पेंच क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखना क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ये एक नेशनल पार्क, तो जो पेंच नेशनल पार्क है वो एमपी में है और एक महाराष्ट्र में है। पेंच नाम के 2 नेशनल पार्क हैं, एक महाराष्ट्र में और एक एमपी में, ठीक है, पेंच। और यहाँ यहाँ से बहती है एक जो नदी, वो है पेंच, ठीक है, प्रणहिता, इंद्रावती, बाकी। तो ट्रिब्यूटरीज एक बार गोदावरी की ज़रूर देख लेना, पेन गंगा, वेन गंगा, मंजरा, मूला, प्रवार, पेंच। पेंच का मैंने बता दिया कि 2 नेशनल पार्क है, एक एमपी में एक महाराष्ट्र में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिवर है हमारी कृष्णा, ये होती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ना टूरिस्ट साइट भी है, ठीक है, बहुत बार नाम सुना होगा आपने। तो ये वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न घाट, यहाँ वेस्टर्न घाट, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे वेस्टर्न घाट है वहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम है। क्या है, नागार्जुन सागर डैम। याद रखना कृष्ण जी अर्जुन जी के सारथी बने थे महाभारत में, तो याद रखना कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है, नागार्जुन सागर डैम। अर्जुना से याद रखना, अर्जुना के सारथी बने थे कृष्ण महाभारत में, महाबलेश्वर, महाभारत से याद रह जाएगा। तो कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, और इसके ऊपर डैम है जो वो है नागार्जुन सागर डैम। होप ऐसी ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी याद रखने में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप भी अपनी खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते कृष्णा की, वो है एक घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। मूसी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, वो है हैदराबाद सिटी। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की, ठीक है। तो हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, और ये किस रिवर पर है, मूसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो है कावेरी, ठीक है। कौन सी रिवर है, कावेरी, और ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटका में, ठीक है। कावेरी डिस्प्यूटेड भी है तमिलनाडु के बीच में, पुडुचेरी के बीच में, आपका कर्नाटका के बीच में, इसके पानी के ऊपर लेके बहुत डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत न्यूज़ में रहता है। तो ये कावेरी जो है, कावेरी कॉलिंग एक इनिशिएटिव भी है, अगर आपने किसी ने सदगुरु जी का नाम सुना हो तो उनका एक इनिशिएटिव है कावेरी कॉलिंग, ठीक है। तो वो कावेरी कॉलिंग इसीलिए क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो, और कावेरी का पानी के डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पानी बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, किसी भी रीजन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी पानी चाहिए, आपके एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवर्स के वाटर पे बहुत डिस्प्यूट मिलता है, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स फॉर्म होते हैं प्रॉपर, कि ताकि 2 स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर वो कैसे हो पाए उसको लेकर, ठीक है।
तो इसलिए मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ताकि थोड़ा याद रहे आपको, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ याद रखना, पर आप याद रखो कि कावेरी रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है और कर्नाटका में, ठीक है। इसके ऊपर एक डैम है जो है मेत्तूर डैम। कौन सा है? मेत्तूर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब याद रखना है हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज, बाकी रिवर्स की भी देखिए, इसकी भी देखेंगे। नाम है हेमावती, लक्ष्मणा, लक्ष्मण तीर्था, ठीक है। पूरा वैसे लक्ष्मणा भी आ जाता कहीं कहीं, पूरा नाम क्या है? लक्ष्मण तीर्था, ठीक है। फिर काबिनी, अमरावती, भवानी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और अरेबियन सी वाली जो हमने इससे पहले करी है वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब बस ये थोड़ा सा लेक्चर रह गया, दो और इम्पॉर्टेंट चीज़। रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, एक है लेक्स का, एक है वाटरफॉल्स का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक एक स्लाइड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेक्स पे आ जाते हैं। पहली है वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है, झेलम रिवर पर। झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? इंदस की ट्रिब्यूटरी थी, हमने पढ़ा, इंदस की ट्रिब्यूटरी थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। वुलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर यानी इस पानी में खारापन नहीं है, एकदम मीठा पानी है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक क्या है? ऑक्सबो लेक से भी नहीं डरना है। जब कोई भी रिवर ऐसे फ्लो करती है ना, तो कई बार ना मतलब एक ऐसे कट करके ना छोटा सा ना हिस्सा निकाल देती है, ठीक है। म्यांडरिंग करती है, म्यांडरिंग यानी ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे 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 चाल होती है जब उसमें पानी होता है, और यूथफुल स्टेज में बेसिकली म्यांडर फॉर्म करती है। इसको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि ऑक्सबो लेक यहाँ पे लिखा गया है, तो इस वजह से कंफ्यूज, मतलब आप ऐसा ना कर जाओ पैनिक, कि मतलब फोमो ना हो जाए। पैनिक तो क्यों करोगे, फोमो ना हो जाए कि ये क्या है। तो एक कट हो जाता है और पानी उसके अंदर रह जाता है, ठीक है, रिवर का, तो उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। इससे ज़्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, और याद भी रखो नहीं ज़रूरी है, पर हाँ ये ज़रूर याद रखना कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और जम्मू कश्मीर पे झेलम रिवर पे। 3 फैक्ट्स आ सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में है, और ये झेलम रिवर पे, बस 3 फैक्ट्स वूलर से, ठीक है। दूसरी है डल लेक, वो है जम्मू कश्मीर में। अब डल लेक श्रीनगर यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डल लेक इस बार इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आपको याद है ना योगा डे होता है एक, योगा डे मिसलिनियस में आ सकता है, इसलिए बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21 जून को बनाया जाता है, और समर सोलिस्टिस होता है इस दिन। समर सोलिस्टिस यानी सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इस दिन योगा डे मनाया जाता है, और इस दिन ना डल लेक पर इस बार 2024 में डल लेक पे और योगा डे बनाया था, पीएम ने परफॉर्म किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीनगर में डल लेक पे के किनारे इस बार योगा डे मनाया गया था, तो डल लेक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस पर श्रीनगर है, तो 2 फैक्ट्स याद रखना। श्रीनगर इसके ऊपर है, फ्रेश वाटर ये लेक है, और दूसरा याद रखना हो तो योगा डे इस बार 2024 का यहीं पे सेलिब्रेट हुआ था, आपके ऊपर है। पर हाँ मिसलिनियस में योगा डे पूछा जा सकता है, 21 जून को मनाया जाता है, समर सोलिस्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, साल का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सांभर लेक पे। सांभर सॉल्ट लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड लेक है। इनलैंड का मतलब देखो कुछ लेक्स ना समुद्र के किनारे भी बनेगी, ठीक है, लेगून लेक्स, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक लेक फॉर्मेशन हो जाता है, और सी और ओशन, मतलब मान लो देखो ये आपकी कोस्ट है, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हो गई चारों तरफ, और जो सी का पानी है ना वो यहाँ पे बीच में इकट्ठा हो गया, तो उसको लेगून लेक बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकली मैं अगर डिफाइन करने लग जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगी, बट आप समझो, ठीक है। सी के किनारे थोड़ी सी मिट्टी मतलब कोस्ट के किनारे इकट्ठी हो गई, और उसके बीच में बहुत सारा पानी है, और ये ना बहुत किलोमीटर्स में फैला होता है, ठीक है, इस वजह से इसको लेगून लेक बोलते हैं, ठीक है। तो लेगून लेक, तो ये क्या होगी, ऑफ द कोस्ट होगी, इनलैंड नहीं होगी, ज़मीन मतलब मेन लैंड इंडिया में नहीं है ना, कोस्ट के पास है, तो इनलैंड है ये, लार्जेस्ट है पर इनलैंड लेक है, ठीक है। तो सांभर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। देन आपका 2 मैन मेड लेक हैं, वो है, वैसे तो बहुत सारी मैन मेड लेक है, पर आप ये भी याद रखो, एक राजस्थान में, एक एमपी में। मैंने बताया था ना बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल के ऊपर हैं, ठीक है।
तो ये लेक्स चंबल के ऊपर है, राजस्थान में, एक एमपी में है, और ये मैन मेड है। ठीक है, क्योंकि डैम है और डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा करते हैं ना, मतलब डैम में ना एक बैरियर बनाते हैं जिसमें ना पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, उसे आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, क्योंकि पानी तो इकट्ठा हुआ ही है ना बहुत लार्ज स्केल में, बहुत लार्ज वॉल्यूम में। ठीक है, तो वो एक लेक का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो एक क्या है, राणा प्रताप सागर, एक है गांधी सागर। फिर अब एक है गोबिंद सागर, वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके ऊपर भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक है, और ये लेक भाखड़ा नंगल डैम की आर्टिफिशियल लेक है। जैसे राणा प्रताप सागर और गांधी सागर भी मैन मेड है, जैसे गोबिंद सागर भी मैन मेड है। ठीक है, तो ये भाखड़ा नंगल डैम की आर्टिफिशियल लेक है। तो ये किस रिवर पे होगी? सतलुज पे। ठीक है, सतलुज पे होगी। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था पीछे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, कृष्णा रिवर के ऊपर है एक नागार्जुन डैम। तो नागार्जुन डैम का नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर यानी नागार्जुन सागर लेक की बात हो रही है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट वो है गोविंद वल्लभ सागर। ठीक है, गोविंद वल्लभ का मैं रेफरेंस दे देती हूँ। जेबी पंत नाम से ना एक सीएम रहे हैं। ठीक है, सीएम रहे हैं यूपी के, उनके नाम पर बेसिकली ये लेक है। तो ये रिहांड रिवर है। रिहांड रिवर अब क्या है, एक रिवर सोन मैंने पढ़ाई थी ना आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी में, तो उसकी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन है, और सोन की ट्रिब्यूटरी क्या है, रिहांड रिवर। ठीक है, तो रिहांड रिवर बेसिकली गोविंद बल्लभ सागर का जो है वो फॉर्मेशन करती है, और ये यूपी और एमपी में। ठीक है, मान लो ऐसे है ना, यूपी, ये सोनभद्र वाला एरिया है, और ये एमपी है, ये यूपी है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर, ठीक है, सोनभद्र ये यूपी का है और ये एमपी का है, मतलब ये एमपी यहाँ के बॉर्डर पर है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है। ठीक है, तो रिहांड रिवर पर है, और ये रिहांड रिवर सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब है लोकतक लेक। लोकतक लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मणिपुर में है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और इस पर फुमडीज़ हैं। ठीक है, फुमडीज़ अब क्या है, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। लोकतक लेक पे ना केबुल लामजो नेशनल पार्क है, उसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि उसके मतलब वो ना फुमडीज़ वहाँ पर हैं, और फुमडीज़ के ऊपर ना कुछ वाइल्ड लाइफ रहती है, जो कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, शंघाई डियर यहाँ का पॉपुलर है। ठीक है, शंघाई डियर, शंघाई डियर का मतलब होता है डांसिंग डियर। ठीक है, वहाँ की लोकल भाषा में। वो क्यों होता है? क्योंकि वो फुमडीज़ के ऊपर चलते हैं और रहते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि वो नाच रहे हैं, क्योंकि फुमडीज़ जो है ना वो बेसिकली एक वेजिटेशन है, ग्रास है, एक वेजिटेशन है जो इकट्ठी होके ना मिट्टी के साथ उस लेक के ऊपर तैरता है। मतलब ये वेजिटेशन तैरती है उस लेक के ऊपर, तो इसीलिए इसको ना इस लेक के अंदर जो वेजिटेशन जो तैरती है ना, इस तैरती हुई वेजिटेशन को केबुल लामजो नेशनल पार्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोकतक लेक पे बेसिकली वेजिटेशन और मिट्टी इकट्ठी होकर फुमडीज़ फॉर्म करती हैं। इस फुमडी के ऊपर संघाई डियर रहते हैं, और ये संघाई डियर और फुमडीज़, क्योंकि ये यहाँ पे ना मतलब लोकल हैं यहाँ के, और एंडेमिक है, यहाँ की खुद की स्पीसीज़ है, इसलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है केबुल लामजो। ठीक है, होपफुली जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझाया, बाकी अगर डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक है चिलिका लेक। चिलिका लेक है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर सलाइन लेगून लेक, ठीक है, ऑफ इंडिया, उड़ीसा के वहाँ पर है। ठीक है, उड़ीसा के पास है चिलिका लेक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ये भी लेगून लेक है, यानी कोस्ट के पास है। ठीक है, समझ जाओ, जहाँ पे भी मैं लेगून लेक बोलूँगी ना वो कोस्ट के पास है। ठीक है, यहाँ पर है श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, क्या है? श्रीहरिकोटा आइलैंड। अब ये श्रीहरिकोटा आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से ना बेसिकली हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। ठीक है, इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में यूज़ करा जाता है श्रीहरिकोटा आइलैंड का। तो ये किसके ऊपर है? पुलिकट लेक के ऊपर। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक है वेम्बनाड लेक। ये लार्जेस्ट है केरला की, पर लॉन्गेस्ट है इंडिया की। ठीक है,
एक होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो लेक है वो लार्जेस्ट होगी। एक होती है लेंथ की वजह से, तो ये लॉन्गेस्ट है। वेम्बनाड लेक केरला में है और लार्जेस्ट लेक है केरला की, पर लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है, वेम्बनाड लेक। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोनार लेक, वो महाराष्ट्र में है। क्लियर कर दूँ मैं थोड़ा सा, हाँ, लोनार लेक, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है और ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक यानी एक तरीके से ना वोल्केनो होता है, वोल्केनो के ऊपर एक लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है, डिप्रेशन टाइप का, उसको क्रेटर बोलते हैं। पर ये क्रेटर वोल्केनो की वजह से नहीं, कोई मिट्योर पहले बहुत बहुत सालों पहले, बहुत सालों मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स को पहले एक मतलब यहाँ पे कोई मीटियोर गिरा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन उस एरिया में बन गया और उस डिप्रेशन में पानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से वो लेक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो लोनार लेक। अब नेक्स्ट है, वो है वाटरफॉल्स। ठीक है, वाटरफॉल्स देखो, कुंचिकल फॉल एक, क्या है, कुंचिकल फॉल, ये हाईएस्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, नाम बहुत कम सुना होगा, ठीक है, पर ठीक है, याद रखो। कुंचिकल फॉल्स हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की, और कौन सी रिवर पे है, वराही रिवर पर है। कहाँ पर, कर्नाटका में। कहाँ पर, कर्नाटका में। मोस्टली मैंने जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल लिखे हैं उसमें से 3 तो कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो ईजी रहेगा कि कौन सी स्टेट में याद करना, तो ठीक है, क्योंकि बाकी 3 अलग अलग स्टेट्स में, तो ये 3 कर्नाटका में। ठीक है, तो पहला है कुंचिकल फॉल, ये हाईएस्ट है, वराही रिवर पर है। मैंने पीछे अभी आपको एक रिवर भी पढ़ाई थी, शारावती, उसके ऊपर है जॉग फॉल्स। ठीक है, वो भी कर्नाटका में है। एक और मैंने रिवर पढ़ाई थी, वो थी कावेरी रिवर, ठीक है, जो नीचे है तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, इस ईस्ट फ्लोइंग में पढ़ाई थी, हाँ। तो उसके ऊपर भी एक फॉल है, वो है शिव समुद्रम फॉल, जो कि अगेन कर्नाटका में है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट फॉल है, वो है हुंडूरू फॉल्स, ये सुबर्ण रेखा रिवर पे, ये भी मैंने कराया था। ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। स्टार्टिंग में जब ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्ट ही करने, उन्हीं में आई है सुबर्ण रेखा रिवर। ये झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में। समझ जाना झारखंड में क्यों, क्योंकि ये ऊपर है ना। नीचे स्टेट है उड़ीसा आपके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तो ये ऊपर है, तो सुबर्ण रेखा झारखंड में ही होगा। और इस पर है हुंडूरू फॉल्स। अब है नेक्स्ट धुआंधार, नर्मदा पर है। धुआंधार फॉल नर्मदा पर है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, और ये एमपी में है। नर्मदा एमपी से बहती है, याद करना ईजी है, पर ये कैसे याद रखें, देखो, एन से नर्मदा, क्योंकि कुछ कुछ की ट्रिक्स होती है मेरे पास, बाकी चीज़ें के बार बार रीड करके याद होती है, बट कुछ कुछ चीज़ों को अब ट्रिक बन जाती है तो मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे नर्मदा है, एन है, और एन से ही होता है नशा, प्लीज़, हाँ, ठीक है, कुछ गलत मत सोचो, बस याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एन से नर्मदा, एन से नशा, और नशा क्या है, धुआं। नशा से का बायो प्रोडक्ट क्या है, धुआं, तो धुआं से धुआंधार, धुआंधार फॉल याद रख लेना, ठीक है। एन से नशा, एन नशा होता है धुआं, धुआंधार फॉल, ठीक है। नेक्स्ट है मांडोवी। मांडोवी और जुआरी 2 रिवर थी गोवा की, इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ाया था। तो एम से है मिल्क, और मिल्क को क्या बोलते हैं, दूध, क्या बोलते हैं, दूध, तो दूध सागर, ठीक है, दूध सागर फॉल, ठीक है। ऐसे ऐसे आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, जो शेयर करने लायक होती है, जो मेरे को इंस्टेंटली स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, होप दिस एडेड सम वैल्यू, और आगे हम करेंगे ट्राई कि जल्दी से जल्दी आपकी ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए और फिर आप अच्छे से रिविजन कर पाएँ। थैंक यू।